वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है द डिजिटल प्लेटफॉर्म द उद्यान एकेडमी। और मैं आपका दोस्त दीपक पांचाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, आपको लास्ट वीडियो में 11th में जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसके में आपको बता दिया गया था उसमें कि कौन कौन से चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस कितना है, कैसे कैसे चैप्टर्स का, यानी कि आपने उस पूरी सिलेबस का, केमिस्ट्री की पूरी सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया था। और उस वे ओवरव्यू में हमने देखा था कितने चैप्टर्स अपडेटेड कितने तरीके से है और कैसे नहीं है, उन सभी चीज़ों को आपने उसमें देख लिया था। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जब समझाया था तो पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर जो था उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये बेटा पहला चैप्टर था। इस पहले चैप्टर के अंदर बहुत बेसिक सी बातें बताई जाती है जिनको अभी हमें एसेंशियली पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे हम दूसरे बाकी चैप्टर्स का लेवल को इंक्रीज करेंगे वैसे ही हम इसके जितनी भी बातें हैं उन सभी को धीरे धीरे करके उन चैप्टर्स में कवर कर देंगे। ठीक है, और आप चाहे तो उसको इंडिविजुअल भी स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, ऐसा लिखा हुआ है एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट होती है, कौन कौन सी क्या स्टेट होती है, उनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए, बस ये बातें लिखी हुई है। तो इसमें ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में आती है, एग्जाम में आती है, एक दो बातें आती है, क्योंकि 11th में यहाँ आप तो आएगी ज़रूर, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं आएगी कुछ भी। तो यहाँ पर मेरा मोटिव 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपको एक लेवल तैयार करके देना है ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई भी ये ना कहे कि केमिस्ट्री में आपने ये नहीं पढ़ा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बेटा आज हम जो चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे कि आपको चैप्टर से ही पता चल रहा है कि परमाणु की संरचना, चैप्टर का ही नाम है परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर का मीन्स यहाँ पर संरचना है कि जो परमाणु है, जो एटम है, वो किस तरीके का होता है, किस तरीके का नहीं होता है। ये बात आपने स्टार्टिंग में पहले पढ़ ली है डियर स्टूडेंट कि डाल्टन ने स्टेटमेंट दिया था। अगर डाल्टन से भी पहले की बात करें तो डाल्टन से पहले भी एक महर्षि हुई थी जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने इस बारे में बताया कि किसी भी पदार्थ का, क्योंकि वो इंडियन थे तो उन्होंने हिंदी में ही कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा, यानी कि जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, उस हिस्से को हम परमाणु बोलते हैं। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था कणाद ने। इन्हीं बातों को दोबारा से समराइज करके, अच्छी तरीके से पॉलिश करके दोबारा से जब पब्लिश किया गया तो ये उन साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन, जोहन डाल्टन। तो जोहन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सेड दैट, जोहन डाल्टन, क्या नाम है? जोहन डाल्टन। तो ये वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो इन्होंने कहा, ही सेड दैट, ये अपने स्टेटमेंट में इन्होंने कहा, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज सेड टू बी एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है एटम, कहलाता है परमाणु। ठीक है, इसमें एक लाइन और ऐड की इन्होंने, और इन्होंने कहा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको हम परमाणु कहते हैं। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, डाल्टन ने जो परमाणु के बारे में स्टेटमेंट दिया कि द स्मॉलेस्ट portion of any substance is known as an atom, उसको एटम बोलते हैं। which cannot further divided into, ठीक है, into a small portion,
स्मॉल पोर्शन लिख लेते हैं। मतलब अगर मान के चलो ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ये पीस ऑफ सब्सटेंस है, मैंने इसका छोटा हिस्सा ये मान के चल लिया कि ये इसका छोटा हिस्सा है, तो इसने कहा इस छोटे हिस्से को एटम नाम दिया। क्या एटम दिया? एटम नाम दिया। और इसे मैं इससे आगे और छोटा नहीं कर सकता। जैसे मान के चलो आपको पता है कि बोर्ड पर हम चौक से लिखते हैं, जब चौक से हम बोर्ड पर लिखते हैं, जब उसको घिसते हैं तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के रूप में व्हाइट पाउडर नीचे गिरता है। मान के चलो कि उस चौक का वो सब्सटेंस जो चौक है उसका सबसे छोटा हिस्सा वही वाला है जो डस्ट पार्टिकल नीचे गिरता है। और अगर मैं कहूं कि मैं उसे उससे छोटा नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो कहलाएगा एटम। दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा? एटम। जब ये वाला स्टेटमेंट डाल्टन ने दिया तो प्यारे बच्चों उसके बाद उसमें इसके बाद केमिस्ट्री के फील्ड में एक नई हड़कंप मच गई, एक नई रिवोल्यूशन सा फैल गया कि एटम ये पता चल गया सबसे छोटा हिस्सा। फिर यहाँ पर ये बात आती है, देखो अगर मैंने किसी चीज का कोई नाम दिया है, किसी चीज को कोई नाम दिया है, तो पक्का उस चीज को नाम देने के साथ साथ उसकी शेप, उसकी पिक्चर हमारे माइंड में। अगर मैं एप्पल बोलता हूं तो आपको पता है व्हाट इज द शेप ऑफ एप्पल, हाउ इट इज लुक लाइक। तो आपको ये सारी बातें पता है कि अगर किसी चीज का नाम लिया जाए तो उसकी पिक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। अगर किसी चीज का नाम नहीं है तो उसकी पिक्चर भी नहीं है। क्लियर है? अगर आप ये कहते हो कि इस चीज का नाम है लेकिन इसकी पिक्चर नहीं है तो ये बात रॉन्ग है। किसी भी चीज को देख लो, आप मार्कर का नाम लो तो आपको पता है मार्कर की शेप कैसी है, बोर्ड का नाम लो, बोर्ड की शेप पता है आपको कैसी है। जिस चीज को आपने आइडेंटिफाई किया विद अ पर्टिकुलर नेम, उसको आपने पिक्चराइज भी किया है एक पर्टिकुलर शेप में। तो जब आपने किसी चीज को एटम नाम दिया है तो आपको ये पिक्चराइज भी करना होगा, ये आइडेंटिफाई भी करना होगा कि ये किस तरीके का दिखता है, हाउ इट लुक। ठीक है, ये किस प्रकार दिखता है या इसकी शेप कैसी है। तो ऐसा करने के लिए फिर यहां से एक नई थिंकिंग डेवलप हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या थिंकिंग डेवलप हो जाती है? यहां से थिंकिंग डेवलप होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि इस एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी जिसके बारे में आपने बताया। फिर अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में काम करने के बाद बताते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी, किस तरीके की नहीं होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से बहुत सारे जो एटॉमिक मॉडल्स पहले आपके सिलेबस में थे, अब वो सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। और उनको सिलेबस में से हटाने की वजह से आपका सीधा जो एटॉमिक मॉडल निकल कर आता है या स्ट्रक्चर देता है इसकी, जिनको मॉडल्स के नाम से बोला जाता है, यानी कि एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अगर एटम का एक मॉडल बना के तैयार किया जाएगा तो उसे एटॉमिक मॉडल बोला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला मॉडल आता है बोह्रस एटॉमिक मॉडल। बस जो आपके सिलेबस में स्टार्ट होता है बोह्रस एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आपके सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट होता है कि बोह्रस एटॉमिक मॉडल कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, आपको यहाँ से स्टडी करना है। इससे पहले के एटॉमिक मॉडल्स नहीं पढ़े। कौन कौन से नहीं पढ़ने? जैसे आपको जे थॉमसन का नहीं पढ़ना, जैसे आपको जे थॉमसन का नहीं पढ़ना। जैसे एक एटॉमिक मॉडल है आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ना, आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ना। और भी समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल आता है, ठीक है, और चार्टविक का भी एटॉमिक मॉडल आता है। वो सारे एटॉमिक मॉडल्स आपको नहीं पढ़ने। सिर्फ मैं इसका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बस समझा देता हूँ क्योंकि इसी के आधार पर है इसका एटॉमिक। इसने कुछ थिंकिंग इसमें चेंज की, बस उन पर जिक्र करते हैं। समझ गए बात को? चलो देरी ना करते हुए हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। रदरफोर्ड ने प्यारे बच्चों अपने एटॉमिक मॉडल में क्या काम किया, इन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली। रदरफोर्ड ने, पहले सुन लो फिर आपको मैं स्टेटमेंटल फॉर्म में ये लिखवा दूंगा। रदरफोर्ड ने क्या काम किया कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, ही टेक अ गोल्ड फॉइल, और उसने उसको एक पतली सी चादर में कन्वर्ट कर दिया। फॉइल मीन्स वैसे तो एक परत ही होती है, बिल्कुल हल्की सी परत में उसने कन्वर्ट कर दिया। जब उसने उसको उस परत में कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद उसने उस पर स्कैटरिंग कराई अल्फा पार्टिकल्स की।
अब देखो यहाँ क्वेश्चन ना मन में बच्चे के क्वेश्चन आते रहते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन, ये मन में क्वेश्चन आ गया बेटा आपके कि अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। आपको किसी भी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें मैं अपने मुंह से बोलूंगा और या मैंने एक सिंगल वर्ड भी बोर्ड पे लिखा तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा जरूर। दो बात यहाँ पर एक समझ में आई, एक तो उन्होंने ली गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं हम, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या काम किया, एक ली गोल्ड फॉइल, ठीक है, टेक अ गोल्ड फॉइल, टेक अ गोल्ड फॉइल, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। इस गोल्ड फॉइल पर, बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली, इस पर क्या है उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा पार्टिकल्स, दोनों वैलिड है, डोंट वरी। इन्होंने इस पर स्कैटरिंग कराया अल्फा पार्टिकल। दो बातें, स्कैटरिंग मींस क्या होता है, बौछार कराना, बिखेर देना। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है तो आपका आंसर होगा इट इज अ डबल ऑफ हीलियम। क्या होते हैं ये होते हैं डबल ऑफ हीलियम एटम, डबल ऑफ हीलियम एटम। जो हीलियम एटम होता है अगर उसका आप डबल कर दे तो निकल कर आता है अल्फा पार्टिकल्स, तो निकल कर क्या आता है अल्फा पार्टिकल्स। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं वो कंटेन करके रखती हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये भी बात लिख लीजिए कि आप कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इतनी। जब इन्होंने इस पर स्कैटरिंग कर दी तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या चीज है कि वो जरा एक बार ध्यान से समझना। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस द गोल्ड फॉइल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर दिया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिस्ट्रैक्ट देयर डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, वो अपने डायरेक्शन से मूव करे विद अ डिफरेंट एंगल। सम ऑफ नहीं लिखी यहाँ पर, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू ऑफ द मतलब अगर आप 10 आपने अल्फा पार्टिकल्स छोड़े हैं तो उसमें से एक या दो ही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हुए हैं जो रिटर्न विद द सेम एंगल, बिल्कुल सीधे उसी एंगल से वापस आए हैं जिस एंगल से वो गए हैं। या आप कह सकते हैं रिटर्न विद द सेम पाथ एज दे गो, ठीक है, जिस पाथ से, जिस रास्ते से उनको इमिटेड किया गया था, जिस वे से उनको इमिटेड किया गया था, उसी रास्ते से वो वापस आ गए, फ्यू ऑफ द पार्टिकल। और यहां से एक नई थिंग डेवलप होती है जिसका नाम है न्यूक्लियस। यहां से एक नई थिंग डेवलप होती है न्यूक्लियस। ध्यान से इसमें क्या किया कि जब उन्होंने उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किए, जैसे कि मान के चलो ये था गोल्ड फॉइल, ये था, इसमें ये वाला पोर्शन हो गया। जब उन्होंने देखा तो ये सोर्स है, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। उन्होंने ऐसे स्कैटरिंग कर दिए तो ये पास आउट हो गए। जब उन्होंने ऐसे स्कैटरिंग किया, ये यहाँ से टकराया और इसी चीज से, मतलब इसी एंगल से गया, इसी से गया और इसी से वापस आ गया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, इससे टकराए, इस तरफ को मुड़ गए, ये हो गया। ऐसे टकराए, टकरा कर इस तरफ को मुड़ गए, कुछ ऐसे सीधे क्रॉस हो गए, कुछ ऐसे सीधे क्रॉस हो गए। तो ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने 4-5 बातें देखी। उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं उस जगह पर जहां से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे पास आउट हो गए हैं, वो जगह क्या है, वो जगह खाली है। तो आप कह सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये एम्प्टी पोर्शन है। ये कैसा रीजन है, ये है एम्प्टी पोर्शन, ये है एम्प्टी पोर्शन, ये खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं।
जहां से ये टकराकर इन्होंने ये साइड से हुए हैं, साइड से अपना एंगल को डिस्ट्रैक्ट किया है इन्होंने, तो यहाँ ये साइड से टकराकर अपने डायरेक्शन को इन्होंने बदला है, साइड से टकराकर इन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली, और जिस एंगल से गए थे और उसी एंगल से वापस आए हैं, वहां उन्होंने कहा कि ये किसी चीज से सीधा टकराए हैं और सीधा टकराकर वापसी आई है। जैसे मान लो कि ये चीज ऐसे सीधे टकराए और ऐसे ही सीधी वापस आ जाए, तो ये कहलाएगी। जैसे आपने इस बोर्ड पर ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटरिंग किया, कोई चीज ऐसे सीधी गई और सीधी ऐसे वापस आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधी टकराई। लेकिन अगर मान के चलो कि इसके किनारे से टकराए, ऐसे आए और किनारे से टकराए, तो वो ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। यहां से टकराए तो पास आउट हो जाएगी। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पर यहां से निकल कर आया। फिर उन्होंने इसका कुछ कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन निकाल कर कहा इन्होंने कंक्लूजन निकाल कर कहा कि द प्लेस या द रीजन ऑफ द गोल्ड फॉयल वेयर द पार्टिकल्स क्रॉस थ्रू द फॉयल, जो उसे क्रॉस कर गए वो रीजन खाली है, वहां पर कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि विच फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न बैक विद द सेम एंगल या रिटर्न विद द सेम एंगल, उस रीजन को उन्होंने नाम दिया, जो रिटर्न वाला रीजन था, जो रिटर्न वाला पोर्शन था, उस छोटे से पोर्शन को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा न्यूक्लियस, कि वो जगह न्यूक्लियस है जहां से पार्टिकल्स टकरा कर आए। तो यहां से पहली बार ये वर्ड समझ में आया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर पूछा गया ये न्यूक्लियस क्या है, तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस को लेकर कि इट इज अ स्मॉल रीजन, ये बहुत छोटा सा रीजन है। इट इज अ स्मॉल रीजन, ये बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। विच इज इन द सेंटर ऑफ एटम, विच इज in the center या at the center of atom, which is lie, लिख लो, which is lie at the center of atom, किसी भी एटम के सेंटर पे लाई करता है न्यूक्लियस। फिर बात आई कि ये पता चल गया कि न्यूक्लियस बहुत छोटा हिस्सा होता है। हमें प्यारे बच्चों ये भी पता चल गया इट इज लाई एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो एटम है उसके ठीक बीच में लाई करता है, छोटा होता है, बीच में लाई करता है। बात आती है चार्ज कैसे होता है। फिर उन्होंने बात की कि बिकॉज और ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ कि जो प्रोटॉन ये जो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं, और आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो करेगा बेटा रिपेल करेगा। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बात क्लियर है। जब ये इससे टकराकर वापसी आया है तो वहां पर पॉजिटिव ही हिस्सा होगा जिसकी वजह से टकराकर वापसी आया है। अगर इस वाले हिस्से पर नेगेटिव होता तो ये वहीं का वहीं रह जाता, वापस आता ही नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेता उसको। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस हैव, इसी चीज को देखते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज, कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखता है, या न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से दो बात समझ में आई कि एटम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक पार्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट हो जाएगा एम्प्टी पोर्शन अराउंड इट, तो इनके उसके चारों ओर का हिस्सा खाली है। बात क्लियर है। इसके कंक्लूजन से ये बात समझ में आ गई कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से बात क्लियर हो गई कि एटम के हिस्से दो होते हैं, एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखो डाल्टन ने कहा था कि इट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये कंक्लूड कर दिया कि इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। जो सेंटर वाला हिस्सा होगा एटम का उसे मैं न्यूक्लियस नाम दूंगा, और जो उसके अराउंड वाला हिस्सा होगा वो खाली जगह होगी। अब यही इसके लेग पॉइंट आ गए, यही इसके क्या आ गए, लेग पॉइंट। इन्होंने ये बात नहीं बता पाए कि ये जो हिस्सा है कितना है
और भी जो रेडिएशन वगैरह या एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनके मॉडल को फेल कर दिया गया और इनके मॉडल को एडेप्टिव नहीं माना गया, इनके मॉडल को एडेप्टिव नहीं माना गया। लेकिन एक बात यहाँ से बहुत अच्छी मानी गई कि सेंटर में जो न्यूक्लियस वाला छोटे वाला ये पोर्शन है, इससे न्यूक्लियस, ये सारी बातें यहाँ से मान ली गई किसकी, रदरफोर्ड। इससे ही बाद आता है आपका बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। इसके बाद प्यारे बच्चों किसका आता है, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आता है। ध्यान से समझना, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में क्या किया गया, बोहर्स ने क्या काम किया, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उनकी बातों को मान लिया। बोहर्स ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बातों को मान लिया। इसका मतलब उन्होंने ये वाली बात अडेप्ट कर ली, ये वाली बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली उन्होंने कि एटम को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, एक हिस्सा न्यूक्लियस वाला, दूसरा हिस्सा एम्प्टी वाला। लेकिन उन्होंने इसमें अपना जो संशोधन करके बातें ऐड की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल मैं बोहर्स, मान के चलो एक बात मान लेते हैं, मैं बोहर्स, मैंने कहा जी ठीक है, आपकी बात ये है कि ठीक है, आपने जो कहा कि ये सेंटर पे न्यूक्लियस और उसके चारों ओर खाली जगह, लेकिन मैं इस खाली जगह को नहीं मानता। मैंने इस बात में ऐड कर दिया, इसके ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसमें बताया उन्होंने कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के, उसके चारों ओर कुछ स्टेबल कक्षाएं होती हैं, कुछ स्टेबल सेल्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, उसके अंदर, उसके अराउंड जो है कुछ सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर फॉर्म में कुछ वर्ताकार जो फॉर्मेट है, उसके चारों ओर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करती हैं। ठीक है, सम ऑफ द रीजन या अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर सर्कुलर सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव। किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर कुछ पाथ होता है, उन पाथ में उन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उन्हें किस नाम से जाना गया, स्केल के नाम से, उनके किस नाम से जाना गया, सेल के नाम से। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मान लिया गया कि जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, सेंटर को न्यूक्लियस मान लिया, लेकिन उसके जो सराउंडिंग जो वाला पोर्शन है, जो उसके सराउंडिंग वाला रीजन जो है, सराउंडिंग रीजन जो है, उस सराउंडिंग रीजन को उन्होंने डिवाइड किया सेल्स में। किस में डिवाइड किया, सेल्स में। इनको सेल्स भी बोलते हैं। एक नाम और दिया इनको एक नाम और दिया, क्या नाम दिया, ऑर्बिट, कि उसके चारों ओर ऑर्बिट होता है। एक नाम क्या दिया, ऑर्बिट। देखो रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, ये अगर मान लिया क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखा मैंने न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों ओर ये पहली सेल होगी, इसके चारों ओर ये दूसरी सेल होगी, इसके चारों ओर ये तीसरी सेल होगी, और इसके चारों ओर ये चौथी सेल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन पर्टिकुलर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। पहली सेल को रिप्रेजेंट किया विद द लेटर ऑफ के, दूसरी सेल को रिप्रेजेंट किया एल से, तीसरी सेल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर एम, फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट किया एन, एंड सो ऑन। बोहर्स के मॉडल तक 4 सेल्स के बारे में ही बताया गया था, 4 सेल्स से ज़्यादा नहीं बताया गया था। उन्होंने जी सिर्फ 4 सेल्स के ही बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, और ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। तो जब ये यहाँ से सेल काउंट की गई तो ये पहले नंबर की सेल हो गई, यहाँ से सेल काउंट की गई तो ये दूसरे नंबर की सेल हो गई, यहाँ से सेल काउंट की गई तो तीसरे नंबर की सेल, यहाँ से सेल को काउंट किया गया तो ये 4th नंबर की सेल। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस से पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल। अब इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ से कुछ बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन पर्टिकुलर number of cells, moves in particular number of cells। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर सेल्स में ही मूव करते हैं, सभी सेल्स में मूव नहीं करते। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स किन पर्टिकुलर सेल्स में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस से ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, मतलब
ये सबसे छोटी सेल, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। तो उन्होंने कहा कि फास्टली या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ लोअर नंबर ऑफ सेल विच हैव लोअर एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो लोअर नंबर ऑफ सेल में मूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन लोअर एनर्जी। नहीं, ऐसे मूव मत लिखो, पहले लिखते हैं एग्जिस्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लोअर एनर्जी सेल में। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट फर्स्टली लोअर एनर्जी सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? फिर यहां से बात आती है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ सेल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि ये यहां से लेकर यहां तक बढ़ेगा, पहले से लेकर आगे की ओर बढ़ेगा। तो के की कम, एल की ज्यादा, एम की उससे ज्यादा और एन की उससे ज्यादा एनर्जी होगी। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चलने के बाद जब मैं आपको बाकी चैप्टर्स भी समझाऊंगा तब आपको वहां पर ये बात भी पता चलेगी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको मैंने इस तरीके से समझाया, और इसको ऐसे समझाने से आपको कितनी बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के में होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेंगे। फिर आता है कि एंगुलर मूवमेंट क्या होगा इनका। जो इनका एंगुलर मूवमेंट के बारे में बताया गया, मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, ये बात देखो, यहाँ लिख देता हूँ। जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मूवमेंट बताया गया, एंगुलर मोमेंटम बताया गया, वो बताया गया mvr इज इक्वल टू NH/2π। ध्यान से समझना, MHN/2π, इस बात को याद। जहां पर m क्या है, वेयर m क्या है, तो आपका आंसर होगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, r है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से टू द सेल, डिस्टेंस फ्रॉम टू द सेल in which इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये उस सेल के बीच का डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये उस सेल के बीच का डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फिर h क्या है, फिर आपसे पूछा जाएगा h क्या है, तो h है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई भी कांस्टेंट है। n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल, n है नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट सेल के लिए कुछ और, थर्ड सेल के लिए कुछ और, फोर्थ सेल के लिए कुछ और। तो ये एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल होता है कुछ इस तरीके से। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल आता है। जी हाँ, आपने सही समझा कि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अपने आप में अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये न्यूमेरिकल्स पे भी बेस काम होता है, न्यूमेरिकल्स पे भी काम करता है। आगे देखते हैं, जब उन्होंने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम की बात की, फिर आती है कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बोहर्स ने एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेल कुछ इस तरह। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी पर्टिकुलर सेल में मूव करेगा तो वो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं करते। ये मैं एक एक बातें समझा रहा हूँ एक्सप्लेन में, कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी थी बोहर्स ने। बोहर्स ने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं करता। ठीक है, तो एनर्जी का कोई भी वो उत्सर्जन नहीं करता। इन अ पर्टिकुलर सेल
द मूविंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस देयर एनर्जी इन अ पर्टिकुलर सेल, in a particular cell the moving electrons does not lose their energy। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सेल में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं करता। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़कर इस सेल में जाता है या ऊपर वाले सेल को छोड़कर नीचे वाले सेल में आता है तो वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यही कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो देखते हो दो तरीके जंप हो सकता है। इफ इलेक्ट्रॉन जंप, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप सच एज, कुछ इस तरीके से, कैसे कि लोअर एनर्जी सेल टू हायर एनर्जी सेल, हायर एनर्जी सेल, लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाता है। तो देखो लोअर से ऊपर गया है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? तो इस केस में क्या करेगा? एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, इस केस में वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो क्या काम करे, वो आ जाए हाई से लोअर पर, ये वो उल्टा हो जाए, तो आपने लिखा हायर टू लोअर एनर्जी सेल, लेवल भी बोलते हैं इसको, लेवल भी बोला जाता है। हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि हायर से लोअर पे आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। तो आप ये बोल सकते हो रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। आप ऐसे लिख लो कि उस केस में वो रिलीज करेगा। ठीक है बेटा, इसमें एक दो बातें और आ जाती हैं ताकि आपको ये सारी बातें एक एक करके ब्रॉडली हो जाए। और मैं डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि आपको जितनी बातें मैं बताऊंगा उतनी ही बातें मैं बोर्ड पर लिखता हूं ताकि आपको कोई भी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। आपके ये नोट्स जो है आपके एग्ज़ाम के टाइम पर काम आएंगे। अभी मुझे पता है बच्चे नोट्स नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि सोचते हैं बच्चे कि क्या करेंगे यार नोट्स बनाकर, ऐसे रह दो समझ लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये नोट्स आपके लिए रामबाण होंगे फ्यूचर के लिए। जब आप एग्ज़ाम से पहले बैठोगे तो कहते हैं मुझे फ़ोटोकॉपी दे दे यार, वो दे दे, ये दे दे, बहुत सारी बातें करती हैं। लेकिन आपके यही वो नोट्स है। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स की बात अलग होती है और दूसरे के हाथ से लिखे हुए नोट्स की बात अलग होती है। क्योंकि जो मैंने लिखा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा है। इसलिए डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाओ। जितनी भी बातें हैं मैं एक एक बात बोर्ड पे लिख के आपको समझाऊंगा, सारी बातों को क्लियर करूंगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये सारी बात टेंशन। ठीक है, और अगर डियर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आपको हमारी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।